बच्चों नमस्कार। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप लोग सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे आप लोगों को अभी तो हमारी वीडियो डेमो के लिए ही जा रही है कि आप सोचो समझो पढ़ो। एंसेंट मैनुअल मॉडर्न 3 पर गई है। आज हम लोग पढ़ लेंगे साउथ इंडिया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, कुल मिलाकर के चावल का एक दाना देखा जाता है, ठीक ना। कुल मिलाकर के आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे, ये जान लीजिएगा। अभी तो हम बहुत अपने बारे में नहीं कहेंगे। ये है कि आप अगर शरण में आते हो तो आपके साथ जैसे पढ़ाया जा रहा है इससे भी बढ़िया चढ़ाव। अभी तो हम लोगों में भावनात्मक लगाव नहीं हो पाया है और अच्छी अच्छी वीडियो दी जाएंगी। सब कुछ प्रयास ये रहेगा कि सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाए। 4 वीडियो मिल गई, डेमो का काम हो चुका है। इतने में आप जांच परख लीजिए कि रघुवंशी सर को गुरु बनाना है नहीं बनाना है। जो भी है जैसे भी है हमारे यहाँ, इस पर अगर गुरु बनाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो व्हाट्सएप इसी पर कर लीजिए। देख रहे हैं ना, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। हमारे यहाँ शुक्ला सर से भी मुलाकात हो जाएगी और बता देंगे। हालांकि एडमिशन चल रहे हैं, कुल मिला करके कुछ न कुछ एडमिशन हो चुके हैं। चलिए, अब हमको आदत ही नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने की। कुल मिला करके ये कहिए, तुरंत हम 1-2 मिनट बाद तुरंत हम अपने विषय पे आ जाते हैं। आइए साउथ इंडिया देखें हम लोग। तो साउथ इंडिया में देखिए दक्षिण भारत का सबसे कठिन चैप्टर आपका उठा लिए हैं। ये देखिए सबसे कठिन चैप्टर आपका उठा संगम युग, संगम साहित्य। सबसे पहले हम लोग संगम का अर्थ देखते हैं। ये देखिए संगम का अर्थ क्या होता है। संगम का अर्थ होता है तमिल। ये तमिलनाडु का है। तमिल कवियों का संघ या मिलन। मिलन अपने समझने के लिए कह सकते हैं। तमिल कवियों का संघ या इसी को हम लोग नाम दे देते हैं मिलन। तमिल कवियों का मिलन। 3 बार तमिल कवियों का संघ मिलन हुआ था, यानी बैठक हुई थी। भाव निकाल लीजिए। मिलन, जब तमिल का यहां से अर्थ निकाले, जब तमिल कवियों का मिलन हुआ है तो वहां किसकी रचना हुई। ये देखिए संग साहित्य की, तमिल साहित्य की रचना हुई। तमिल साहित्य में तमिल, थोड़ा सा इसको अच्छा, तमिल साहित्य, ये देखिए तमिल साहित्य की रचना हुई, कवियों का मिलन हुआ। निष्कर्ष है जब मिलन हुआ तो साहित्य की रचना हुई। तमिल काल, संगम काल में उस समय 3 वंश सामने उभर के आए थे। चेर वंश, चेर चोल। चेर चोल पांड। चेर चोल, ये देखिए 3 आए हैं उभर के। इसको सफेद ले आइए। ले तो गए ये नीचे वाला। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चेर चोल और पांड, ये 3 वंश याद रखिए कि संगम काल में 3 वंश आपके सामने थे। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम साहित्य किस वंश के राजाओं के संरक्षण में संपन्न हुआ था, तो आप जवाब दीजिएगा संगम साहित्य पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में, पाल कह रहे हैं,
पांड वंश के राजाओं के संरक्षण में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये हमारा इतना कुल 3 बार कवियों का मिलन हुआ है, 3 कवियों का संघ। तो तीनों को हम थोड़ा डिटेल करने चल रहे हैं, इसको हटा देंगे। संगम का अर्थ तमिल कवियों का संघ या मिलन। इस समय कुल 3 वंश चेर चोल पांड राजाओं के संरक्षण में संगम साहित्य संपन्न हुआ था। अब देखिए कुल 3 संगम हुए थे। आइए दिखा लेते हैं। कुल यहां हम एक चार्ट बना देते हैं। ये देखिए प्रथम संगम ऐसे हम पहले तीनों को बना लेते हैं। दूसरा संगम, प्रथम संगम, दूसरा संगम, और यहीं पर दे देते हैं तीसरा संगम, तीसरा संगम। ये देखिए इसमें हमको क्या क्या जानना है कि ये तीनों संगम कहाँ हुए, स्थान जाना है। और तीनों संगमों के अध्यक्ष कौन थे, ये देखिए ये अध्यक्ष कौन थे। आइए, पहला संगम तमिलनाडु कहाँ, मदुरा में हुआ। ठीक। दूसरा संगम वही कपाटपुरम, इसी को नाम दूसरे नाम से अलवय, कपाटपुरम अलवय। और तीसरा संगम उत्तरी मदुरा। खूब पेपर में आया है थोड़ा, आज ये जो है कठिन है। मदुरा, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरा, तीनों संगमों का अध्यक्ष, पहला संगम का अध्यक्ष है ऋषि अगस्त्य। ये देखिए ऋषि अगस्त्य। और दूसरा संगम नाम बड़ा कठिन है, ये देखिए अध्यक्ष तोल्य का पियर, ये दूसरा संगम का अध्यक्ष। और तीसरा संगम का अध्यक्ष नक्कीरर, तीसरा संगम का अध्यक्ष नक्की। क्लियर हो चुका है। ये 3 संगम हुए थे, तीनों संगमों में साहित्य की रचना हुई। क्लियर करिए, फिर हटाते हैं इनको। पहला संगम मदुरा, दूसरा कपाटपुरम अलवय, तीसरा उत्तरी मदुरा। पहला संगम के अध्यक्ष ऋषि। अब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए प्रथम संगम मदुरा ऋषि अगस्त्य, दूसरा संगम कपाटपुरम अध्यक्ष तोल्यकापियर, और तीसरा नक्कीरर। ये देखिए तीनों। अब साहित्य की रचना हुई है, आगे बढ़ा लेते हैं। तमिल ग्रंथ 2 पार्ट बन जाएगा कि यहाँ हम दिखा दिए तमिल ग्रंथ, इसके नीचे ग्रंथ आ रहे हैं 3-4, और ग्रंथ के कौन थे लेखक, इनका नाम आ गया। चलिए पहला ग्रंथ है तोल्य का पीयम, तोल्य का एक ग्रंथ है, जानते रहिएगा एक ग्रंथ है तोल्य का। अब लेखक कौन था इसका, लेखक थे अभी आप देख के आ रहे हो, तोल्य का पियर, ये लेखक, याद रखिएगा। और दूसरा ग्रंथ है
दूसरा ग्रंथ है आपका सिलप्पा दीकारम। ये देखिए सिलप्पा दीकार, ये दूसरा ग्रंथ तमिल ग्रंथ है। अभी बताते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। इलांगो लेखक, अरे संगम साहित्य को बहुत कठिन माना गया, इलांगो लेखक था। तीसरा ग्रंथ है मणि मेखलय, मणि तीसरा तमिल ग्रंथ, और इसका लेखक संत नार, ये देख रहे हैं। और चौथा ग्रंथ है कुरल, खूब आया है पेपर में, कुरल, और इसके लेखक तिरुवल्लुवर। ये देखिए, ये या खूब पेपर में पूछा गया है। ठीक, ये क्या है? ये काव्य ग्रंथ है, ये भी पूछा गया है। काव्य ग्रंथ के साथ इसमें आचार विचार नैतिक नियम का भी उल्लेख किया गया है। आचार विचार नैतिक नियम। सिलप्पादिकारम, ये महाकाव्य, नोट कर सकते हैं। सिलप्पादिकारम, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? महाकाव्य। यह एक प्रेम ग्रंथ है, इसको लोग यह एक प्रेम ग्रंथ है। क्या है इसमें दिखाया? एक कोवलन, ये देखिए कोवलन नाम का धनी व्यापारी था। अब धनी व्यापारी था, इसके पास बहुत धन था। कोवलन के पास कन्नगी इसकी पत्नी थी। अब कोवलन क्या किया कि कन्नगी की उपेक्षा कर दिया। कन्नगी की उपेक्षा करके किसके पास चला गया? वेश्या माधवी को अपना लिया। ये देख रहे हैं, इस महाकाव्य प्रेम ग्रंथ में दिखाया गया है कि धनी व्यापारी कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके वेश्या माधवी के पास गया। दोनों कोवलन और माधवी के संयोग से मणि नाम की एक पुत्री हुई। ये देखिए, मणि नाम की एक पुत्री हुई। समाज में लोग मणि को उलाहना देने लगे कि तेरा पिता वेश्या के पास गया, इसलिए मणि तू पैदा हुई। तो लोगों की उलाहना मणि। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें मणि के साहसिक जीवन का वर्णन है। ये देखिए, मणि के साहसिक जीवन का वर्णन। मणि ने समाज के लोगों के सामने डट कर सामना किया कि इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो पिता की और वेश्या की है। साहस बनाए रखी, कभी इसको दिखा रहे हैं साहसिक जीवन। और ये जो है तमिल साहित्य में तमिल कविताओं का, धार्मिक कविताओं को, तमिल भाषा में धार्मिक, लिख लीजिएगा, तमिल भाषा में धार्मिक कविताओं का संग्रह कुरल में है, जिसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे। ये याद रखेंगे, कुल मिलाकर के आपका क्लियर हो चुका है। तो लेकापियम ये लेखक थे, ये लेखक और सिलप्पादिकारम इलांगो, मणिमेखलय संतनार और कुरल तिरुवल्लुवर। ठीक है, ये हम हटा देते हैं। अब आप यही देखेंगे ना, कौन को मन्नन, 3 शब्द आया है तमिल साहित्य में।
ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन को और मन्नन, थोड़ा ये समझ में कम आ सकता है तो परेशान नहीं होना। बताया ना कि दक्षिण भारत का इतिहास इतना आसानी से नहीं सब। ये किसके लिए आया है? कौन को मन्नन, ये जो है ना तमिल साहित्य में किसके लिए यूज किया गया है? राजा के लिए आया है। पूछा गया है प्रश्न ना कि कौन को मन्नन तमिल साहित्य में किसके लिए, तो आप राजा के लिए बताएंगे। अब आप यही पर इसको हम लोग हटा दिए, हटा करके हम लोग, अच्छा यही जो आपको बता के हम आए हैं ना, कुरल, अभी ग्रंथ चौथा था ना, चौथे ना, कुरल आपसे पूछा गया है कि तमिल साहित्य में, तमिल साहित्य का बाइबिल, ये देखिए इसी को कहा गया है तमिल साहित्य, तमिल साहित्य का क्या कहा गया है? इसको बाइबिल कहा गया है। और इसको या उठा दीजिए, तमिल साहित्य का बाइबिल, और इसी को एक और नाम से लघु वेद के नाम से भी, इसी को लघु वेद के नाम से जाना जाता है। अब निकल चलते हैं, हटा लेते हैं। अब एक चार्ट और बना लेते हैं। यहीं पर 3 पार्ट बना रहे हैं। 3 पार्टों में चेर राज्य, ये देखिए अभी हम संगम के संबंध में इन लोगों को बता रहे हैं, न कि अलग। चेर राज्य, चोल राज्य, और यहीं पर आप ले लोगे चेर, चोल और पांड्य राज्य। पांड्य राज्य, तीनों के संबंध में हम क्या बता ले जाएं आपको? तीनों का सिंबल देखना है, तीनों का प्रतीक, और तीनों की राजधानी। ये देखिए तीनों की राजधानी आ गए ना। चेर राज्य का प्रतीक धनुष, धनुष। चोल राज्य का प्रतीक धनुष, बाघ। और पांड्य राज्य का प्रतीक, आज ज्यादा फैक्ट है, मछली। और चेर राज्य की राजधानी वांजी, वांजी, या इसी को हम लोग लिख दें कयूर, वांजी या कयूर। राजधानी उरैयूर। आगे बढ़िए, चोल राज्य की राजधानी उरैयूर, और पांड्य राज्य की राजधानी कोरकाई, कोरकाई। कह लिया जाए इसी को मदुरई। ज्यादा पेपर में आया है पांडवों की राजधानी मदुरई। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछा गया कि सबसे प्राचीन राज्य, ये देखिए सबसे प्राचीन चेर राज्य, ये या सबसे प्राचीन राज्य चेर राज्य का किसके साथ व्यापार होता था? रोमन लोगों के साथ चेर राज्य का क्या होता था? व्यापार। कहाँ के खुदाई से पता चला है? दक्षिण भारत, आरिका मेडू के खुदाई से। आरिका मेडू के खुदाई में कौन सी बस्ती? रोमन बस्ती का उल्लेख, साक्ष्य मिला। और यही आरिका मेडू के खुदाई में ही चेर और चोल, चेर और
चेर और रोम के व्यापार का उल्लेख मिला है। ठीक है, कुल मिलाकर के एक ग्रीक अज्ञात लेखक था। ग्रीक अज्ञात लेखक की रचना क्या है? पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन। ये देखिए, ये ग्रंथ है, किसका है? अज्ञात ग्रीक लेखक का पता नहीं है। इससे क्या आपको प्रमाण मिला? इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसी में उल्लेख किया प्राचीन काल के बंदरगाहों की सूची किस ग्रंथ में? तो आप बताएंगे अज्ञात ग्रीक लेखक की रचना पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन में प्राचीन काल के बंदरगाहों की क्या तैयार की गई है? सूची तैयार की, सूची। और इसी सूची में किस बंदरगाह का नाम आया है? देख रहा, अरिकामेडु नामक बंदरगाह का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन नामक ग्रंथ में। इतना हमारा आपका हुआ। देख रहे, चेर का प्रतीक धनुष, चोल का प्रतीक बाघ और मछली, पांड का वांजी या कयूर, चेर की राजधानी उरैयूर। लिख लीजिए सामने, उरैयूर प्राचीन काल में कपास के लिए प्रसिद्ध था। कपास खूब आया है उरैयूर प्राचीन। और कोरकाई मदुरई। अभी और इसमें मैटर है, बताते हैं। आपसे कई बार पूछा गया है कि चोल राज्य, ये देखिए, चोल राज्य के प्राचीनतम का उल्लेख कौन किया है? तो आप बताना। चोल राज्य के प्राचीनतम का उल्लेख कात्यायन किया है। ये क्लियर हुआ, कात्यायन किया है। और फिर आपसे पूछा गया है कि तीनों राज्यों में चेर चोल्पा मोतियों के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये है आपका पांड राज्य किसके लिए? ये देखिए, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों के लिए पांड राजा अपनी राजधानी कहाँ? मदुरई में किस मंदिर का? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, खूब आया है पेपर में, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराए थे। चोल राजाओं के जीवन रेखा कौन सी नदी मानी गई है? तो बेंगी। ये देखिए, चोल राजाओं के जीवन रेखा मानी गई है। ये चोल कह रहे हैं, पांड राजा, बेंगी नदी है पांडराज। ये क्लियर हो गया आप लोगों का कि पांडराज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड राजा, राजधानी मदुरई, मीनाक्षी मंदिर और पांडराज, बेंगी नदी पांड राजाओं की जीवन रेखा मानी गई थी। जीवन रेखा मानी गई। ये हो गया चेर चोल पांड। ठीक है, हम संगम के बारे में पूरी बातें बता ले गए आपको। अब आगे आओगे तो हेडिंग बदल देते हैं। तो दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये देखिए यहां नोट कर दिया गया है आपको कि ये देखिए त्रिकोणात्मक त्रिपक्षी युद्ध भी कह सकते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष, यह आइए इसी को बढ़ाते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश, ये देखिए
उत्तर प्रदेश कन्नौज, ये गंगा यमुना के मध्य स्थित है। कन्नौज गंगा यमुना के मध्य स्थित होने के कारण कन्नौज की जमीन बड़ी उपजाऊ, इसीलिए कन्नौज पर, याद रखिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए दक्षिण भारत के तीन महाशक्तियों में युद्ध हो गया। इसी पर अधिकार करने के लिए, देखिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए दक्षिण भारत की तीन महाशक्तियां आमने सामने उभर करके आ गई। कौन कौन से वंश थे जिसमें त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नोट कर लीजिए, पाल वंश, ये देखिए, पाल वंश के राजा त्रिकोणात्मक संघर्ष में थे। पाल, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया है, प्रतिहार वंश, और तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। ये देखिए, राष्ट्रकूट वंश, तीनों वंश के राजा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आमने सामने, इसी को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? त्रिकोणात्मक युद्ध। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों वंशों के राजाओं का नाम बताइए, तो यहां पाल वंश से क्या नाम है? धर्मपाल। ये देखिए, त्रिकोणात्मक युद्ध में था धर्मपाल। प्रतिहार वंश से वत्सराज, और राष्ट्रकूट वंश से ध्रुव था। ये देखिए, ये तीनों कहां? त्रिकोणात्मक संघर्ष। देख रहे, त्रिकोणा, इन 5 चरणों में युद्ध हुआ था, लगभग 200 साल। 5 चरणों में 200 साल युद्ध। आपको पांचों नहीं पढ़ना, आपको केवल प्रथम चरण पढ़ना है। प्रथम चरण बार बार पेपर में आ रहा है, 5 चरण किताबों में दिए भी नहीं है। चलिए, अब हम लोग प्रथम चरण देखते हैं। अब कौन राजा किसको पराजित कर दिया और किसके पक्ष में युद्ध गया, ये देखना है। तो पाल वंश का, ये देखिए, धर्मपाल दोनों से पराजित हो गया। ये देखिए, ये लिख लीजिए कि धर्मपाल को ध्रुव तथा वत्सराज दोनों पराजित कर दिए थे इसको। फिर आपसे पूछा गया कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रतिहार राजा वत्सराज को कौन पराजित किया था? तो प्रतिहार राजा वत्सराज को ध्रुव, ये देखिए, ध्रुव क्या किया था? पराजित किया था। फिर आपसे पूछा गया है कि 200 साल बाद, 5 चरणों के बाद अंतिम परिणाम, त्रिकोणात्मक युद्ध का अंतिम परिणाम किस वंश के राजाओं के पक्ष में गया? तो आप बताएंगे अंतिम परिणाम प्रतिहार वंश के राजाओं के पक्ष में गया। ये मत समझिएगा कि यहां वत्सराज पराजित हो गया है तो कैसे प्रतिहार वंश। अरे भाई, ये तो पहला चरण है, अभी 4 चरण और होगा। 200 साल युद्ध हुआ था, 200 साल के बाद की ये हिस्ट्री है कि प्रतिहार वंश के पक्ष में गया। क्लियर हो गया हमारा। अब देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जान लीजिए। देखिए, एक बार और बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के दक्षिण भारत के 3 वंशों के राजाओं में त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल वंश से धर्मपाल, प्रतिहार वंश से वत्सराज, राष्ट्रकूट वंश से ध्रुव। तीनों शक्तियों में 5 चरणों में युद्ध, 200 वर्षों तक युद्ध चला था। किंतु प्रथम चरण में
पाल वंश से धर्मपाल, प्रतिहार से वत्सराज, ध्रुव था राष्ट्रकूट से धर्मपाल। धर्मपाल को ये दोनों पराजित कर दिए थे। ध्रुव वत्सराज को पराजित किया था, किंतु त्रिपक्षीय युद्ध का अंतिम परिणाम प्रतिहार वंश के राजाओं के पक्ष में गया था। चलिए आइए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्या कहना चाह। यहां लेके चले आए हम, आपको दिखा देते हैं पाल वंश। ये देखिए पाल वंश का संस्थापक ये एक नंबर पर पहला राजा था। पाल वंश का संस्थापक क्या नाम है उसका? गोपाल। दो क्वेश्चन है कि ये है संस्थापक गोपाल, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या गोपाल वंशानुगत राजा था? नहीं, गोपाल का चुनाव हुआ था वंशानुगत। और बौद्ध धर्म को मानता था। ये देखिए बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है, ये हुआ। दूसरा राजा गोपाल का पुत्र धर्मपाल, याद रखिए गोपाल का पुत्र धर्मपाल। अभी हम देख कर आ रहे हैं धर्मपाल कहाँ था। ये देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था, किंतु धर्मपाल किससे एक वत्सराज और ध्रुव दोनों से पराजित हो गया था। ठीक, धर्मपाल बिहार में क्या नाम ले लिया जाए? विक्रम। ये देखिए विक्रमशिला तथा सोमपुरी किसका? विश्वविद्यालय की स्थापना यही कराया था। और बौद्ध धर्म को ये भी मानता था। अच्छा, ये भी बौद्ध धर्म को मान रहा है। और आगे बढ़, परम सौगात की उपाधि लिया था। और एक बौद्ध विद्वान हरिभद्र इसी के दरबार में था। ध्यान दीजिए, बौद्ध विद्वान हरिभद्र इसी के दरबार में था। क्लियर तो हो गया है। संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म को मानता था, इतना हमारा क्लियर है। और त्रिकोणात्मक संघर्ष में था ये। बिहार में विक्रमशिला तथा सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। बौद्ध धर्म को मानता था, परम सौगात की उपाधि। और हरिभद्र, बौद्ध विद्वान हरिभद्र इसी के दरबार में। ये आपका इतना क्लियर हुआ है। धर्मपाल का पुत्र देवपाल तीसरे नंबर पर आ गए। धर्मपाल का पुत्र, ये देखिए देवपाल आया हुआ है क्वेश्चन कि पाल वंश का महानतम शासक का नाम बताइए। पाल वंश के महानतम शासक देवपाल था। ये देखिए देवपाल अपने पिता धर्मपाल, आज बहुत गर्मी है, अपने पिता धर्मपाल, ये देखिए धर्मपाल का था, धर्मपाल के साम्राज्य को तो सुरक्षित रखा। धर्मपाल के पिता के साम्राज्य को ही नहीं सुरक्षित रखा, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दोनों काम किया है। पिता के भी संपत्ति को मेंटेन रखा और अपना भी साम्राज्य बढ़ाया। इसके नाम से एक लेख है, क्या? मुंगेर लेख। ये देखिए मुंगेर लेख में क्या उल्लेख है कि सेतु बंधु, ये देखिए सेतु बंधु रामेश्वरम, दक्षिण भारत,
सेतुबंधु रामेश्वरम तक किस पाल राजा का शासन था? तो आप क्या बताएंगे? देवपाल। देवपाल अपने पिता के साम्राज्य को ही नहीं सुरक्षित बल्कि अपना भी विस्तार कहां तक? रामेश्वरम तक, साउथ इंडिया। किस लेक से? मुंगेर लेक से। देख रहे? क्लियर हुआ? नारायण पाल इसका उत्तराधिकारी, देवपाल का उत्तराधिकारी। ये देखिए नारा चौथा है। नारायण पाल के बारे में क्या जान लिया जाए? नारायण, अरे ये नारायण देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? विग्रहपाल। ये देखिए विग्रह पाल था, किंतु विग्रहपाल क्या किया कि अपने पुत्र नारायण पाल, पुत्र था नारायण पाल के लिए राज सिंहासन को छोड़कर विग्रहपाल क्या ले लिया था? विग्रहपाल सन्यास ले लिया था, इसलिए नारायण पाल आ गया। वैसे देखा जाए तो यही था। नारायण पाल भी भगवान शिव, ये देखिए भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। क्लियर ना? साम्राज्य नारायण पाल, विग्रहपाल का पुत्र नारायण पाल 1000 मंदिरों को निर्माण कराया। विग्रहपाल संन्यास ग्रहण कर लिया था अपने पुत्र नारायण पाल के लिए। आगे बढ़े महिपाल, अगला शासक 5वें नंबर पर आ गए हम लोग। महिपाल, महिपाल के बाद पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना गया है। ये देखिए महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना गया है। हिंदू ग्रंथ दाय भाग, हम ही लोगों का ग्रंथ है। ये देखिए हिंदू ग्रंथ दाय भाग का लेखक, दाय भाग का लेखक कौन था? जीमूत। जीमूत वाहन किस पाल नरेश के दरबार में था? ये देख रहे, कौन सा ग्रंथ लिखा था? दाय भाग। ये किस पाल नरेश के दरबार में था? ये महिपाल के दरबार में था। महिपाल को दूसरा संस्थापक। आगे देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल वंश का कौन राजा पाल राजा महिपाल को पराजित किया था? तो चोल, ये देखिए यहां लिख दिए कि चोल वंश का महान राजा क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम। ये गंगा नदी उस पार, बंगाल है ना, बंगाल के निवासी थे पाल वंश, ये भी नोट कर लीजिएगा। गंगा उस पार जा करके, गंगा पार करके राजेंद्र चोल गंगा पार करके किसको पराजित किया था? महिपाल को। इसीलिए एक उपाधि लिया है। उपाधि का नाम क्या है? उपाधि का नाम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन खूब आया है, गंगय। ये देखिए उपाधि का नाम है गंगय कोंड चोल। ये मतलब गंगा उस पार का विजेता। गंगय कोंड चोल की उपाधि कौन लिया? चोल वंश का राजा राजेंद्र प्रथम। इसी के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी कहां बनाया? देखिए इसी के उपाधि के, ये तो उपाधि है, ये उपाधि है। और राजधानी, ये देखिए आइए, राजधानी क्या दे रहा? गंगय
गंगैकोंड चोलपुरम। देख रहे, ये है राजधानी गंगैचोल। देख रहे हैं ना, ये उपाधि है और ये है राजधानी। राजधानी के निकट सिंचाई के लिए राजेंद्र प्रथम तालाब का निर्माण कराया। क्या नाम दिया गया है? चोल गंगम। ये देखिए, जो तालाब बनवाया था क्या नाम था? चोल गंगम नामक सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण कराया, चोल गंगम नामक। ये कितना शानदार तीनों क्वेश्चन। गंगैकोंड चोल की उपाधिदार ये महिपाल पर मत ले जाए, महिपाल को तो पराजित किया। राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम, राजधानी के निकट चोल गंगम तालाब सिंचाई के लिए। क्लियर हो चुका है ये, महिपाल हो गया आपका। अब आइए पूरे पाल वंश के संबंध में 4 बातें बताते हैं। 4 बातों में हम आपको दे देते हैं। ये है पाल वंश। पाल वंश के राजा कहाँ के निवासी? बंगाल के निवासी थे। पहला क्वेश्चन, पाल वंश के राजा किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के राजा, ये देखिए, कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल किए थे। कांसे की मूर्तियां, महारत। पाल वंश के राजा बड़ी संख्या में, ये देखिए, बड़ी संख्या में किसको? हाथियों को पालते थे। बड़ी संख्या में हाथियों को पाल। क्लियर ना? ये देखिए, बंगाल के निवासी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल, बड़ी संख्या में हाथियों को पालते, बड़ी संख्या में हाथियों को पालते थे। ये देखिए, ये आपका पाल वंश हो गया। पाल वंश हो गया आपका। और अब आगे जो है अगला क्वेश्चन आपको हमने प्रतिहार वंश। आइए प्रतिहार वंश भी पढ़ा देते हैं। राष्ट्रकूट वंश बाद में आपको बताएंगे। इस लेक्चर में हम प्रतिहार वंश, ये देखिए, गुर्जर प्रतिहारी, इनको ना गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? उत्पत्ति के बारे में जान जाइए। उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? कि राजस्थान के कहाँ माउंट, ये देखिए, माउंट आबू पर्वत, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के किसे? अग्निकुंड से, ये देखिए, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति हुई? गुर्जर प्रतिहार। चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय, ये देखिए, चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन, पहले बताए भी हैं, पुलकेशिन सेकेंड
का एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से सर्वप्रथम किस जाति की जानकारी, गुर्जर जाति की जानकारी मिली, गुर्जर जाति की जानकारी मिली। ठीक, ये दो क्वेश्चन हुआ। एहोल अभिलेख से गुर्जर जाति की जानकारी मिली। राजा हरिश्चंद्र पहला है, राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का क्या था, संस्थापक था। देख रहे, संस्थापक था, किंतु वास्तविक संस्थापक दूसरा राजा था। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट, नोट कर लीजिए, नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक था। नागभट्ट वास्तविक, क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष के समय वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया है, त्रिकोणात्मक संघर्ष के समय नागभट्ट प्रथम कहा, पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली सेना का क्या किया था, गठन किया था। किसका सपोर्ट किया था, वत्सराज आ रहा है ना, इसके बाद वत्सराज से कहा था कि लड़ो। अरे भाई, त्रिकोणात्मक संघर्ष में यही तो आगे आ रहा है, वत्सराज है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था, सपोर्ट किया था कि हे वत्सराज, मैं शक्तिशाली सेना दे रहा हूं, लड़ो त्रिकोणात्मक संघर्ष में, लड़ा था, इसीलिए वास्तविक संस्था। तो अगला ये था वत्सराज को हम लोग क्या कह लें कि वत्सराज त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था, धर्मपाल को तो पराजित कर दिया था, किंतु ध्रुव से पराजित हो गया था। क्लियर हो गया ना। ये गुर्जर राजा हरिश्चंद्र संस्थापक थे, नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक था, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल अभिलेख से पहली बार गुर्जर जाति की जानकारी मिली, हटा दिए। अगला वत्सराज के बाद कौन है, नागभट्ट। ये देखिए, नागभट्ट सेकेंड, ये जिसके लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था, ये देख रहे हैं, कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को क्या बना लिया था, अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद है मिहिर भोज। ये मिहिर भोज राष्ट्रकूट वंश के, देख रहे हैं, राष्ट्रकूट राजाओं को पराजित करके किस पर, मालवा पर अधिकार कर लिया था। आज की गर्मी के मामले में आज की स्थिति बहुत खराब है, मालवा पर अधिकार कर लिया था मिहिर भोज। और वाराह मिहिर, ये देखिए उपाधि लिया है, यही है, कौन सी उपाधि, वाराह मिहिर अथवा प्रभास, या प्रभास कह लीजिए, ये उपाधि लिया था। ठीक, ये क्लियर हुआ। दो क्वेश्चन, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज पर अधिकार करके अपनी राजधानी बना लिया था, मिहिर भोज राष्ट्रकूट राजाओं को पराजित करके कहा, मालवा पर अधिकार किया, और वाराह मिहिर, वाराह आदि, ये देखिए इसको मालवा पर अधिकार किया था। और प्रभास कह लीजिए, प्रभास, वाराह में नहीं आएगा, प्रभास की उपाधि लिया था, प्रभास की उपाधि लिया। और इसके बाद कौन आ रहा है, महेंद्र। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, महेंद्रपाल कौन सी उपाधि लिया, परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज
ये तीनों उपाधि जानते रहिए, महाधिराज तीनों उपाधि। कौन? महेंद्रपाल, प्रतिहार वंश का राजा था महेंद्र। महेंद्रपाल के दरबार में एक बड़ा प्रसिद्ध विद्वान था। आगे, महेंद्रपाल के दरबार में विद्वान का नाम क्या था? राजशेखर। ये देखिए, राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार, महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के बाद देखिए प्रतिहार वंश में भी महिपाल है, पाल वंश में भी महिपाल है। ये जो राजशेखर था ना, दोनों राजाओं के दरबार में था। इधर महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, ये देखिए दोनों राजाओं के दरबार में ये था। इसकी रचनाएं बहुत, कई ठो रचनाएं हैं। रचना दे, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, नोट कर लीजिए, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल भारत, बाल रामायण, बाल रामायण और भुवन कोश और हर विलास। ये देखिए 6 रचनाएं, हर विलास 6 रचनाएं। ये देख रहे, ये या 6 रचनाएं किसकी? राजशेखर। राजशेखर किसके? महेंद्रपाल तथा महिपाल, दोनों के दरबार में था। और प्रतिहार राजा बड़े ही सर्वोत्तम अश्वसेना रखते थे, अश्वारोही सेना, यानी घोड़े की सेना इन लोगों के पास बड़े ही शानदार अश्वारोही सेना इनके पास है। देख रहे हैं, आज हम आपको क्या क्या पढ़ा ले गए, क्लियर हो चुका है। मतलब घोड़े की सेना प्रतिहार वंश के राजाओं के पास बड़ी सर्वोत्तम होती थी। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाए हैं दक्षिण भारत के इतिहास में संगम वंश पढ़ा, संगम काल, संगम युग, संगम साहित्य। उसके बाद हम आपको त्रिकोणात्मक संघर्ष में, त्रिकोणात्मक संघर्ष बताने के बाद पाल, प्रतिहार। अब कुल मिलाकर के आप समझ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कराइए, मेहनत किया जाएगा आप लोगों के साथ। देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त आपको साथ, आज उमस बहुत जबरदस्त, फिर भी हम आपको 4 पार्टों से परिचित करा दिए। एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न, साउथ इंडिया। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों। कहाँ से मदन लाल,